हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं पोल ऑफ पोल्स इंडिया न्यूज। कोशिश कर रहा है कि सबसे सटीक एग्जिट पोल आप तक पहुंचाएं। लगातार हमारा प्रयास यही है। और हम आपको बता दें कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां के लगातार एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजों से पहले तमाम एजेंसियां जैसे एक्सिस, पोलस्टार, मैट्रीज, सीएनएक्स, चाणक्य के एग्जिट पोल आपने देखे होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के एग्जिट पोल्स में हमने आपको दिखाया कि कहां सरकार रिपीट हो रही है, कहां किसकी सत्ता आ रही है। एग्जिट पोल के जरिए आपने मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया होगा कि जनता का मूड क्या है, किस मूड से जनता ने वोटिंग की है। आज हम देश के तमाम बड़े पत्रकारों के साथ राज्यवार सटीक विश्लेषण कर उनका अनुमान बता रहे हैं कि किस राज्य में क्या होने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है या कौन सरकार से बाहर होने जा रहा है। एग्जिट पोल पर सटीक विश्लेषण में अब बात राजस्थान की करते हैं। एग्जिट पोल्स में राजस्थान में आखिर क्या नतीजे सामने आ रहे हैं, तो सुनिए। तो ये राजस्थान का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। 199 सीटों पर यहां मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 100 से 110 सीटें यहां पर बनने का अनुमान है और कांग्रेस के खाते में 90 से 100 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं। तो ये एक अनुमान है और ये पोलस्टार का सर्वे है। ये सर्वे एजेंसी है पोलस्टार। 199 सीटों पर पोल इन्होंने एग्जिट पोल किया। सर्वे एजेंसी ईटीजी का ये पोल सर्वे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 110 से 128 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में दे रहे हैं, जबकि 56 से 72 सीटें जाती दिख रही हैं इनके अनुमान के मुताबिक, ईटीजी के अनुमान के मुताबिक कांग्रेस के खाते में। अगला एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। यह है सीएनएक्स एग्जिट पोल। सीएनएक्स का एग्जिट पोल 111 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये दिखा रहे हैं और 74 सीटें दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खाते में। तो ये सीएनएक्स का एग्जिट पोल है। लगातार हमने आपको पहले भी जो एग्जिट पोल दिखाए, एक और एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। एक्सिस इंडिया का ये एग्जिट पोल है। 87 से 105 सीटें, 87 से 105 सीटें ये दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि राजस्थान में कांग्रेस के खाते में 127 से 135 सीटें। यानी यहां बिल्कुल जो शुरू के जो हमने एग्जिट पोल दिखाए उससे बिल्कुल उलट तस्वीर यहां पर है। 127 से 135 सीटें ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखा रहे हैं इनके एग्जिट पोल। अब अगली एजेंसी का दिखाते हैं आपको। ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल था जिसमें 87 से 105 इन्होंने दी भारतीय जनता पार्टी को और 127 से 135 उन्होंने कांग्रेस को जाते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए, ये तो एग्जिट पोल पर हम बात करते रहेंगे। हमारे साथ जो खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल आपको बयान सुनवाते हैं। एग्जिट पोल पर अशोक गहलोत का दावा और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कह रहे हैं, पहले आपको ये सुनवाते हैं। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरी कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ। लोगों से जो मैंने बातचीत करी तो यही निकल कर आया कि साहब इस बार वोटर बहुत साइलेंट था, यानी अपने पड़ोसी को भी नहीं बता रहा था कि वोट कहां दिया है। ऐसे में एग्जिट पोल वालों को कितना बताया होगा और कितना नहीं बताया होगा, मुझे लगता है आप और हम इसका आकलन कर सकते हैं। एग्जिट पोल वाले कितने लोगों को लगाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के तो एक एक बूथ में एजेंट बैठे हुए थे जो नजरों से टिक कर रहे थे किसकी नजर मिल रही है, कौन हमारा वोटर है वहां पर। तो वो जो आकलन है हुआ वो बहुत डिटेल्ड है, उतना कोई कर नहीं सकता था। और उसी का पूरा फीडबैक, इन तीनों चीजों का जो फीडबैक है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में बन रही है।
तो दावे आपने देखे, दावे और उसके बाद जो पलटवार में दावे हो रहे हैं वो भी हम लगातार सुनवा रहे हैं। अब आते हैं पोल ऑफ पोल्स पर कि आखिर 3 एजेंसीज के हमने आपको पोल दिखाए, क्या कुछ तीन एजेंसीज कह रही हैं। ये अब सारी एजेंसीज के जो पोल हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। CNX का है, एक्सिस माई इंडिया का है, मार्टराइज का है, इसके अलावा पोल ऑफ एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे हैं ये भी आपके सामने आप देखिए। 36 से 48 सीटें, 40 से 50 सीटें कांग्रेस को, अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें। ये पोल ऑफ पोल्स है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होने जा रहा है। CNX का 30 से 40 सीटें बीजेपी के खाते में, 41 से 53 सीटें कांग्रेस के खाते में और 0 से 4 सीटें अन्य के खाते में। इसके अलावा आप देखिए अगला एग्जिट पोल दिखाते हैं। टुडेज चाणक्य का 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ही दे रहे हैं, 57 सीटें दे रहे हैं ये कांग्रेस को और अन्य के खाते में ये कोई सीट नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान है, मैं तारुफ करा दूं पहले। हमारे साथ खास मेहमान आलोक मेहता जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज़ के। राहुल महाजन जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 25 वर्षों का इनका अनुभव रहा है। इसके अलावा अरविंद मोहन जी मेरे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज़ के। राज बिहारी जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जाने माने। और अजीत मंडोला जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मंडोला जी, आप ही से पहला सवाल ले लेते हैं। राजस्थान में सब कह रहे हैं कि राजस्थान का मामला बड़ा क्रूशियल है, यहां पर किसकी सरकार बनेगी सबसे मुश्किल काम है ये बताना। आप क्या मानते हैं? हाँ देखो, मेरा मानना है कि सभी राज्यों का जो अभी मैं सुन रहा था, देख रहा था, कल से अब तक मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, किसी भी राज्य को, तेलंगाना को छोड़ के और मिजोरम को छोड़ के बाकी जो हिंदी भाषी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वो चुनाव बड़ा अजीब सा चुनाव है जिसके एग्जिट पोल भी बड़े अजीब से आए हैं। मध्य प्रदेश को लेकर तो एक तरफ जो वहाँ अगर कांग्रेस के नेताओं से बात करो तो वो एग्जिट एजेंसियों को कहती हैं कि सब गलत है, लेकिन वही एग्जिट एजेंसियां जो राजस्थान में जिता रही हैं कांग्रेस को, वो फिर अच्छी हो जाती हैं। तो राजनीतिक दल भी इनको लेकर बहुत कंफ्यूज है, हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हैं। जहाँ तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान में देखिए, जहाँ काम की बात अगर हम करें, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी भी कहती है, तमाम लोग भी कहते हैं कि लाडली योजना ने काम कर दिया, शिवराज सिंह चौहान ने तमाम ऐसे फैसले करे जिसकी वजह से वहाँ पे सरकार की वापसी हो रही है। तो मेरा यही कहना है कि राजस्थान में भी अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक शुरुआत करी यहाँ पे 2 साल पहले OPS की, उसके बाद जो स्वास्थ्य का अधिकार कानून दे दिया गया, यहाँ पे देश का पहला राज्य बना है जहाँ पर कि स्वास्थ्य का अधिकार कानून मिला है। कोई भी आदमी जाके सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज करा जा सकता है। 25 लाख रुपए तक का उसको बीमा दिया गया है। मतलब ऐसी घोषणाएं, RGHS सरकारी कर्मचारी जो रिटायर है उसको 30,000 रुपये महीना दवाई के दिए जा रहे हैं। और जो सिलेंडर की जो जिसको लेकर अब तमाम बवाल हो गया है कि 500 रुपये का 450 का सिलेंडर, उसको कंपटीशन इतना बढ़ गया, तो वो कंपटीशन की शुरुआत भी अशोक गहलोत ने करी थी। सबसे पहले 500 रुपये का सिलेंडर उज्ज्वला योजना वालों को दिया गया जब 1200 रुपये का सिलेंडर था पूरे देश में। उसके बाद बीजेपी उसको 450 पे मध्य प्रदेश में देने लगी, जहाँ पे अब कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को जीतने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस ने कह दिया हम 400 रुपये का देंगे, लेकिन हम 400 रुपये का हर गरीब वर्ग को देंगे, उज्ज्वला नहीं सबको देंगे। 1 करोड़ से ऊपर वो आबादी है। तो कहने का मतलब है कि इतनी घोषणाओं के बावजूद भी जो एग्जिट पोल आए हैं वो 1-2 को छोड़कर बाकी सभी बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी के रूप में बता रहे हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ का राजस्थान का रिजल्ट चौंका सकता है, बहुत हैरान कर सकता है जब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे। और वो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं, जैसे मैं बहुत घूमा हूँ राजस्थान में, आप गरीब आदमी से बात करो, रिक्शे वाले से बात करो, गांव के किसान से बात करो, उनका 6-8 महीने से बिजली का बिल नहीं आ रहा है। 2000 यूनिट बिजली मुफ्त है किसानों को यहाँ राजस्थान में, और आम आदमी को 100 यूनिट बिजली मुफ्त है। तो वो सारी योजनाओं को लेकर वो चर्चा करते हैं, तमाम बातें करते हैं। फिर क्या वजह है कि भाई कांग्रेस को एकदम एक लहर नहीं चली, कहीं उसकी हवा नहीं बनी। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस 6 महीने पहले एक हवा चल रही थी, 6 जो गारंटियां थी कांग्रेस की राजस्थान में भी थी, करीब आता है वो काम नहीं करती दिख रही हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं काम करती नहीं दिख रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखो क्या है, एक माहौल जो माहौल बना है
वो माहौल बनाने में बीजेपी बहुत अच्छा करती है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं बीजेपी, अगर कांग्रेस किसी वजह से राजस्थान हारती है या मध्य प्रदेश हारती है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी, बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने, कांग्रेस को ये बार बार देखना होगा कि जो बीजेपी मतलब मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लग रहा था शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उनका जो सशक्त नेतृत्व है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उन्होंने आके पूरा सीन बदल दिया, पूरी मेहनत करी, पूरा रिसर्च वर्क करा कि क्या किया जाए चुनाव जीतने के लिए। और कांग्रेस में उलट हो गया, कांग्रेस में कमलनाथ कोई इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत करी और कांग्रेस ये मान बैठी कि हम लोग तो जीत गए, हमें कुछ नहीं करना, ना उनके पास पहले कैडर भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, कांग्रेस में नेता ही नेता है। तो अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में हारती है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। और राजस्थान में भी अगर कांग्रेस हारती है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी नहीं है। राजस्थान में तो मेरा मानना है बीजेपी बैठे बिठाए चुनाव जीतेगी अगर जीतती है तो, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे भी नहीं थे बीजेपी के पास। बड़े नेता आके भी कोई मुद्दा ऐसा नहीं दे पाए पब्लिक को कि जिसकी चर्चा हो कि भाई बीजेपी ये देने जा रही है, बीजेपी ये करने जा रही, कोई मुद्दा नहीं था। केवल पुराने मुद्दे कि भाई यहाँ पर गुंडागिर्दी है, यहाँ पे कानून व्यवस्था प्रधानमंत्री का ठीक नहीं चेहरा है, था, हम उसको प्रधानमंत्री ठीक के करेंगे, चेहरे या पर पेपर चुनाव लड़ लीक रही का थी मामला भारतीय था, जनता या पार्टी एक- राजस्थान में, प्रधानमंत्री का चेहरा था। मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, देखो, ठीक है। राहुल जी, आप क्या मानते हैं? बीजेपी के प्रधानमंत्री के चेहरे पे अगर बीजेपी सारे चुनाव जीत रही है तो ये बड़ा सरप्राइज है मिले। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। राहुल महाजन, आप क्या मानते हैं, क्या जैसे कि इन्होंने कहा अजीत जी ने कि राजस्थान के चुनाव के नतीजे सबको चौंका देंगे, क्यों चौंका देंगे, आप क्या मानते हैं? देखिए, राजस्थान में चुनाव हमेशा से थोड़ा मुश्किल रहा है। देखिए, एक तो वहाँ बात है कि हर बार जो है वो सरकार बदल दी जाती है, एक रिवाज जिसकी बात इन चुनावों में हो रही है वो है। लेकिन उससे बड़े मुद्दे जो हैं वो ये है कि मैं पहले एग्जिट पोल की ही बात कर लेता हूँ। 7 एग्जिट पोल मैंने देखे हैं, उसमें से 4 एग्जिट पोल बीजेपी को जिता रहे हैं राजस्थान में। 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कांग्रेस को जिता रहे हैं, और एक एग्जिट पोल जो है वो क्लोज फाइट दिखाता है, बराबरी का है, बराबरी लगभग दिखाता है। मुझे लगता है बीजेपी जो है वो राजस्थान का चुनाव जीतने जा रही है। उसके कारण मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए, राजस्थान में जो जातिगत चुनाव इस बार ज़बरदस्त तरीके से रहा है, उसमें भी ये होता है कि गुजर जो है वो मीना के साथ वोट नहीं करता है, राजपूत जो है जाट के साथ वोट नहीं करता है। इस तरह का वहाँ कम्बिनेशन है। इस बार बीजेपी जो है ये कास्ट कम्बिनेशन जो है वो बिठाने में काफ़ी कामयाब रही है। अगर आप वैसे भी देखें तो एक और कांग्रेस के बीच में के अंदर एक और तरह की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी वो थी गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई, जो कि सरेआम थी। और ये भी माना जा रहा था कि जो गुजर वोट है वो कहीं ना कहीं जो है छिटक के कांग्रेस से बीजेपी की तरफ आ रहा है, ये भी बात आ रही थी। जहाँ तक राजपूत वोट की बात थी तो बीजेपी ने जिस तरह के कैंडिडेट खड़े किए उससे भी जो है राजपूत वोटों को उन्होंने साधने की कोशिश की है। एक और ख़ास बात ये रही थी कि बीजेपी ने एक कोर्स करेक्शन किया। बीजेपी ने जो पहले दिखाई दे रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है और उनके जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ काफ़ी वोकल हो रहे थे। बाद में ये जो चुनाव जब शुरू आगे बढ़ा तो ये भी दिखाई दिया कि उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को न केवल टिकट दिया गया बल्कि उनको जो है मंचों पर बाकायदा उस तरह की इज्जत दी गई, उनको साथ रखा गया। तो उस चीज़ को जो एक हम कह सकते हैं कि एक बीजेपी के भीतर एक दिक्कत पैदा हो सकती थी, उसे भी बीजेपी ने मैनेज किया। मैं एक और आंकड़ा आपको राजस्थान का देता हूं कि माना जाता है राजस्थान के चुनावों में कि अगर जो विश्लेषक हैं जो चुनावों को देखते हैं वो ये मानते हैं कि जो सिटिंग एमएलए हैं वो 38% सिटिंग एमएलए जो हैं वो जो है हमेशा हार जाते हैं अगर उनको खड़ा किया जाए। लेकिन दोनों ही पार्टियों, सब जगह यही होता है। मैं राजस्थान की हम बात करें तो उस पर मैं ज़्यादा कहूँगा। लेकिन अगर आप बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, 80% से ज़्यादा उन्होंने अपने कैंडिडेट्स रिपीट किए हैं, तो ऐसा भी कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है। बीजेपी की तरफ से एक चेंज ज़रूर दिखाई देता है कि उन्होंने अपने एमपीज़ को, यानी जो उनके लोकसभा जीते हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं चुनाव में उतारा है। उसका कारण मैं दूसरा मानता हूँ, खैर वो यहाँ पे नहीं है, वो सेकंड रंग लीडरशिप को खड़ा करने की बात है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चुनाव जो बीजेपी ने लड़ा है राजस्थान में वो बहुत ज़ोरदार चुनाव लड़ा है, और ऐसे में मेरी जो समझ है उसके हिसाब से बीजेपी राजस्थान चुनाव जीत रही। जी, अच्छा, एक चीज़ और अरविंद जी आपसे जानना चाहूँगा। बहुत अच्छी तरीके से समझाया राहुल जी ने कि क्योंकि
कास्ट इक्वेशन जो थी और किस तरह की सोशल इंजीनियरिंग वहाँ पे दोनों ही पार्टियों ने की थी। मुद्दा नहीं था। अजीत जी अभी बता रहे थे कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था, पीएम का चेहरा था। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ जी। ऐसा नहीं है बीजेपी के पास मुद्दा नहीं था। देखिए वहाँ पे दो तरह के मुद्दे, राजस्थान की पॉलिटिक्स को जो जानते हैं और धरातल पे जो जानते हैं, वहाँ पे महिलाओं के खिलाफ अपराध एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। और अगर आप उसके आंकड़े भी देंगे अपराध के तो वो ज़बरदस्त हैं और वो अशोक गहलोत के खिलाफ जाते हैं। दूसरा जो बात वहाँ पे आई थी वो ये था कि अशोक गहलोत जो है वो सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं उसको रोकने में नाकामयाब रहे हैं। उसका भी कहीं ना कहीं असर जो है राजस्थान के चुनावों में दिखाई दिया। ये एक बड़ी वजह है कि राजस्थान के चुनाव में, जैसा कि आप बता रहे थे, और हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। राज बिहारी जी भी हमारे साथ हैं, अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ दो ख़ास मेहमान और जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। मदन गोपाल जी मेघवाल इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस के। मदन जी, हम लगातार ये चुनाव विश्लेषण कर रहे हैं, एग्जिट पोल का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों की पूरा पैनल यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या देखते हैं कई एग्जिट पोल, ज़्यादातर एग्जिट पोल तो वो बात कह रहे हैं जो बीजेपी के हक में जाती दिख रही है कि सरकार अगली बीजेपी की वहां पर बनाते दिख रहे हैं। ये जो कई एग्जिट पोल, ज्यादातर एग्जिट पोल, आप क्या मानते हैं, क्या कहना है इन पर? हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। सॉरी, पहले तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो इससे पहले तक जो डिस्कशन हुआ है उसको मैं अच्छे से सुन नहीं पाया हूँ। लेकिन आपका जो ये कहना है एग्जिट पोल का, एग्जिट पोल एक अनुमान है बहुत ही छोटा, और एग्जिट पोल में कहीं भी ऐसा नहीं है, वो खुद भी आपस में सब आम तौर पर सहमत नहीं है। कुछ बीजेपी को दे रहे हैं, कुछ कांग्रेस को दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जो परसों आ ही रहा है, ज्यादा दूरी की बात नहीं है, निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से 5 साल किन में मुद्दों काम पर किया, चुनाव हुआ, चलिए ये बताइए। मुद्दा हमारा विकास का मुद्दा था, हमारे काम के मुद्दे थे जो इतने काम करके दिए हैं। कोई भी ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जिसके लिए काम ना किया गया हो। अब रही बात, अभी आप थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि महिलाओं पर अत्याचार की। देखिए साहब, महिलाओं पर अत्याचार कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में हो रहा। राजस्थान में नंबर की जो बात कह रहे हैं, मैं पुलिस ऑफिसर रहा हूं, मैं ये भी जानता हूं कि जब फ्री रजिस्ट्रेशन होता है तो नंबर हमेशा इंक्रीज होता है। और नंबर इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, बल्कि ये है कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के प्रति सरकार संवेदनशील है और हम उनके हर अपराध को रजिस्टर करके और अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मकसद ये है, ये नहीं है ये अगर हो तो मुकदमा दर्ज मत करो। ठीक है, मैं इसका जवाब दूं उससे पहले राजकुमार वर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो शायद बेहतर जवाब दे पाएंगे। राजकुमार जी। रामकुमार वर्मा प्लीज, ये थोड़ा सा करेक्शन भी कर लेना। जी जी बताएं। अब मैं आदरणीय मेघवाल साहब का सम्मान करता हूँ और वो बता रहे थे, लेकिन जो महिलाओं के बारे में आप कह रहे हैं और जो इतने भी अपराधीकरण के, इनको मालूम है अच्छी तरह से, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी रहे। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति रही है, इनने अच्छी तरह से देखा है कि राजस्थान का बेहाल कानून व्यवस्था के मामले में कोई घटनाएं गिनवाइए। हाँ, घटनाएं मैं कहूँ कि बहुत सारी घटनाएं। अगर 2 लाख केस रजिस्टर्ड हो रहा है और 35,000 महिलाओं के अपराधीकरण के मामले आते हैं और उसके अंदर दुष्कर्म की करीब 6,000 समथिंग दुष्कर्म के हैं, तो आप ये कहें कि क्या मेघवाल साहब ये बताएंगे नादौती के अंदर, जो करौली के अंदर जो घटना हुई, उसमें क्या बेरहमी से कुछ हुआ? एक लड़की को किस तरह से किडनैप करते हैं, उसके बाद में उसका गैंगरेप करते हैं, गैंगरेप के बाद में उसके गोली भी लगाते हैं, गोली लगाने के बाद में उसको एसिड डालते हैं, और आप कहते हैं कि हम बहुत एक्शन लेते हैं कि मेरे जैसे लोग भी वहां गए, उसके बाद में एफआईआर लॉन्च जैसे हुई और उस लड़की को अभी तक भी उसके लड़की के जो पेरेंट्स वगैरह अभिभावक है उनको सफिशिएंट वो कार्रवाई नहीं। खाजूवाला को क्यों नहीं भूल गए आप? भीलवाड़ा के अंदर देखिए किस तरह से गैंग रेप होता है, भट्टी में दे दिया जाता है, टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसको भट्टी में जलाया जाता है। क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा? क्या आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है जिसके अंदर गैंगरेप नहीं हुए हो और सरेआम दुष्कर्म के केस नहीं हुए हो? उसमें राजस्थान नंबर 1 पे रहा। फिर आपके मंत्री जी जब दुष्कर्म की बात है, जो विधानसभा में क्वेश्चन उठता है उसका जवाब देते हैं
और वो बड़े उससे देते हैं कि कॉन्फिडेंस है कि राजस्थान मर्दों का देश है। ये कौन सी बात है? मैं समझता हूं कि आदरणीय मेघवाल साहब ये देखेंगे कि एक मंत्री इस तरह से बोल रहा है कि राजस्थान मर्दों का देश है, राजस्थान वीरों का देश रहा है, राजस्थान शांतिप्रिय रहा है, महिलाओं का सम्मान करता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ जिस तरह के दुष्कर्म के केस राजस्थान में बेतौर आए दिन, अभी भी आए दिन हो रहे हैं, और रोज की मैं कहूँ 17 केस रोज के और करीब 7 हैं इस तरह मर्डर के मध्य केस प्रदेश आए में हैं। हुए या नहीं? उनसे जो लैंड ऑर्डर की स्थिति राम कुमार जी, मध्य प्रदेश में युवाओं हुए के थे या साथ नहीं? में जिस तरह का बहुत पेपर लीक के माध्यम से, जी जी, मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं हुई या नहीं? मध्य प्रदेश के अंदर की स्थिति मैं राजस्थान की बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने हुआ, एक्शन लिया गया, चाहे वो यूपी में हुआ हो उसके लिए कार्रवाई की गई, लेकिन राजस्थान के अंदर कार्रवाई नहीं, नादौती में हुआ। इनकी आदरणीय नेत्री प्रियंका गांधी जी आती हैं दौसा के अंदर और पास के अंदर घटना होती, लेकिन 2 शब्द नहीं बोले। वो आती है रणथंभौर में, लेकिन निवाई की घटना पर 2 शब्द नहीं बोले। कह तो रही है कि यूपी में जाके कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर हुआ कि मैं लड़की हूँ, बेचारी हूँ। और इस तरह का जो किया पोल के अंदर जिस तरह की स्थिति आ रही है, मैं आदरणीय मेघवाल साहब को कहता हूं कि एग्जिट पोल अनुमान है, लेकिन 3 तारीख को जिस तरह का आपका दुष्कर्म के मामले, आकंठ भ्रष्टाचार, पेपर लीक का मामला, युवाओं के साथ जिस तरह का हुआ, ये सारी की जो स्थिति रही, देखिए, अब उसको तो देखते चुनाव हुए चुनाव जनता चुनाव में खत्म हो गए आक्रोश रहा, हैं। विशेष रूप से चुनाव खत्म किसानों हो गए, में जो चुनाव आक्रोश खत्म रहा। हो आपने गए, कर्जा जनता ने माफी का अपना वादा फैसला भी किया। दे दिया। अब 3 तारीख को जी, पता लग जाएगा। जी। अब ये जो आप बातें कर रहे हैं मदन बिल्कुल गोपाल जी, लगेगा। और हमारे राजस्थान में बहुत अच्छी तरह, राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के अंदर भी हमारी सरकार आई। चलिए ठीक है, दावे करना बहुत अच्छी बात है। मदन गोपाल जी, जितनी बातें जो कह रहे थे राम कुमार जी, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम केस रजिस्टर ज्यादा कर रहे हैं या कार्रवाई ज्यादा हो रही है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो बहुत रेयर हैं, लेकिन राजस्थान में हुए कई घटनाएं उन्होंने गिनाई। हेलो, सुन पा रहे हैं साहब मेरे जी को? जी, बताएं बताएं। बिल्कुल मेघवाल साहब आ रही है बात। हाँ, अपराध होना एक सामाजिक कृत्य है, सामाजिक सोच का नतीजा है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अपराध और अपराधियों के खिलाफ रही है। बीजेपी की सोच की जहां तक बात है महिलाओं की, आपने देखा होगा कठुआ में क्या हुआ, जिस बच्ची के साथ रेप हुआ उसमें अपराधियों के पक्ष में मंत्री रैलियां निकाल रहे हैं। हाथरस में क्या हुआ बेटी के साथ, आदरणीय हुआ, उसका एक्शन भी हुआ, लेकिन आपने थाना गाजी का देखा मेघवाल साहब? थाना गाजी उनको में बोलने क्या दीजिए। हुआ? एफआईआर लॉन्च कब हुई? क्यों राम नहीं कुमार हुई? जी बोलने दीजिए। कितने दिनों में हुई? कैसे हुई? राम कुमार जी, आपके बीच में वो नहीं बोले, आपके बीच में वो नहीं बोले, पहले उनको बोलने दीजिए। आपको ये कहते हैं कि वो संस्कारी है, ठीक है, लेकिन ये राजस्थान से भाग रहे हैं। बलात्कारियों को बढ़ावा राजस्थान में भी रुको आप। खड़े होते हैं। हमारी सरकार, हमारी पार्टी नीतिगत रूप से अपराधियों के खिलाफ रहती है, और जो भी है कानून के तहत सजा दिलाते हैं, जो भी कानून के सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है, और जिसने भी अपराध किया है उसको उसके इंतजाम तक पहुंचाना, उसको दंडित करवाना, ये हमारा काम रहा है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। आपके कहने में तो कहती है कांग्रेस सरकार आदरणीय, कानून लेकिन व्यवस्था प्रैक्टिकल में तो आप जानते हो सबसे ज्यादा गरीब वर्ग की महिलाओं के साथ हो। बिल्कुल ये सही बात है कि अपराध हमेशा ही कमजोर के साथ होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, अपराध हमेशा ही कमजोर के साथ होता आया है। महिला भी लैंगिक रूप से पुरुष के मुकाबले में कमजोर है, इसलिए उसके साथ अपराध होता है। और ये आज नहीं, चलिए ठीक है, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। अधिकारी रहे मेघवाल साहब, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कमजोर। मदन गोपाल जी, राम कुमार जी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अरविंद जी, सबसे मैं ज्यादा आऊंगा आपके यहाँ पास। गरीब हमारे वर्ग की साथ महिला को मैं कहूं कि हमारे साथ यहाँ पर जाति वरिष्ठ की महिलाओं के साथ दुष्कर्म वरिष्ठ हुई है। पत्रकारों का पैनल है। मैं आप लोगों को बनाकर रख रहा हूँ, आपकी बात मैं पहुंचाऊंगा। अरविंद जी, क्या वाकई इन मुद्दों पर चुनाव हुआ है राजस्थान में? राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाया गया अच्छे से बीजेपी ने। राजस्थान में करप्शन का इशू, पेपर लीक का इशू बीजेपी ने बनाया। बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में जो हवा थी वो उसके पहले बम्बार्टमेंट ने, जब एमपीओं को और मंत्रियों को उतारा गया और उनके खिलाफ जिस किस्म से लोकल बगावत हुई, उसने उस हवा को काफ़ी बिगाड़ दिया था। लोकल बगावत विद इन द बीजेपी।
और अशोक गहलोत ने बड़ी होशियारी से अपनी योजनाओं को, अपने वायदों को बढ़ा के उनका मुकाबला किया। लेकिन आखिर में जो चीज़ बीजेपी के हक में गई लगती है वो है पोलराइजेशन। और जातियों की बात अभी हो रही थी, जाति और संप्रदाय एक दूसरे को काटते हैं, और लग रहा था कि ये जो जातिगत सर्वे का मामला है और जिस तरह आगे बढ़ के अब अशोक गहलोत बोल रहे हैं, उससे शायद कास्ट का लाभ कांग्रेस को होगा। वो हुआ नहीं है, बल्कि उसकी जगह कम्युनल पोलराइजेशन बीजेपी कराने में सफल रही है। कई पॉइंट्स बहुत ही चार्ज हो गए थे, और आप तय मानिए कि अगर वोटिंग हुई है कुछ पॉइंट्स पे कम्युनल इससे लाइन पे, तो उसका असर पूरे राज्य पे गया होगा, जहां बहुत दिखाई नहीं दे रहा वो भी। इसलिए फिर कन्हैयालाल वाला मामला हो या कई धार्मिक व्यक्तियों को कई भी कई टिकट कई दिया था। जगह, यहाँ जयपुर से लेके अजमेर, सब जगह के मसले उन्होंने उठाए। ठीक है, और ठीक है, उसको उन्होंने- ठीक है। आलोक जी, आप क्या मानते हैं, क्या पोलराइजेशन हुआ राजस्थान में? देखिए, मैं तो पूरे इस चुनाव के दृष्टि से जो संगठन, मैं अभी फिर से कहूँगा, कितना ही पोलराइजेशन कहिए, आप उसको हिंदू वोट कहिए, नहीं, जिन लोगों को जो मध्य प्रदेश में किया गया कि 5 बड़े नेताओं को अलग अलग इलाके सौंप दिए गए, उसी तरह से राजस्थान में हर इलाके के नेताओं को, जो इसीलिए जो केंद्रीय मंत्री थे, सांसद रहे, राज्यवर्धन राठौड़ कहिए, गजेंद्र सिंह शेखावत कहिए, इस तरह के सब नेताओं को उन्होंने जोड़ा, और वसुंधरा राजे का भी जो अपना पुराना जो था उनको भी ले लिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ठीक है, और सब पहलू भी रहे हैं, और संगठन के नाते अशोक गहलोत भी संगठन के आदमी रह कर के आगे बढ़े हैं। उनके पास, लेकिन उनका क्या हुआ, संगठन राहुल गांधी ने भी या प्रियंका या कभी सचिन पायलट को समर्थन है, कभी नहीं है। आखिरी बाद में जाकर के अशोक गहलोत को उतना समर्थन देने की कोशिश हुई है। इसका नतीजा ये है कि इसको मैं उससे मानता ही नहीं हूँ कि केवल वो सांप्रदायिक कर देंगे तो हो जाएगा। एक तो लोग अपेक्षा करते हैं, लोग खुश थे गहलोत के काम से, लेकिन सचिन पायलट ने जो अभियान चलाया था पार्टी में ही, देखिए जरूरी नहीं है, आप जब लोगों के बीच जाते हैं कहते मैं क्या करूं, देखिए गहलोत ने सुना नहीं है, वो उनके यहाँ भ्रष्टाचार तो वहाँ है, नाम वो लेते थे वसुंधरा राज का, आखिर तक तो कोई इंक्वायरी ऐसी नहीं हुई जिसमें वसुंधरा राजे को फंसा दिया जाता। जैसे मान लो बघेल वहाँ फंसे हैं, या शिवराज के खिलाफ कोई आरोप लगाए तो शिवराज के जो कई मंत्री हों तो उन पर आरोप लगाए गए, या जिस तरह से कोई भी ऐसी समस्या आती है। राजस्थान में जो एक नेटवर्क बीजेपी का और आरएसएस का रहा, अभी तक हम चर्चा में उस बात को नहीं ध्यान दे रहे हैं कि वो जो नेटवर्क है लोगों से वोट डलवाने का, बीजेपी आज अच्छी स्थिति में इसलिए गहलोत के अच्छे काम के बाद भी उनके लोगों ने उनको जो नुकसान किया है उसका नतीजा कांग्रेस वरना तो और अच्छा जीत सकती थी। मैं नहीं मानता कि आखिरी मिनट में बीजेपी आ गई तो उससे जीत रही है, या इस बार वो है तो बदल सकती है। और जहाँ तक केंद्रीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, इंदिरा गांधी की सभाएं मैंने कवर की हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी के बाद भी प्रियंका गांधी को देख के लोग कहते हैं इंदिरा गांधी आई हैं। इंदिरा गांधी के नाम पर वोट मिलता था, आज भी नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता है। ये लोग भूल जाते हैं कि शिवराज से बड़ा कद नरेंद्र मोदी का काफ़ी बड़ा पहुँच गया। कई ऐसी गतिविधियाँ हुई, उन्होंने जनता से ऐसा जुड़ा जैसे कोई बिल्कुल वही सबके लिए कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए या किसानों के लिए। वो जातों का काम उन्होंने जो उन लोगों पे छोड़ा था वो कर रहे थे। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि केवल सांप्रदायिक या कानून या भ्रष्टाचार ही मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि लोगों को क्या डिलीवर कर सकते हैं, उसमें गहलोत आगे थे। केंद्र की योजना मोदी प्लस जो नीचे के लेवल पर काम है वोट डलवाने का, उसमें ही सफलता मध्य प्रदेश राजस्थान में मिल पाई है। ठीक है, राज बिहारी जी आपका कमेंट ले लें, उसके बाद पर तेलंगाना की बात कर लेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्यों के हमने आप दिखाए पोल ऑफ पोल्स, आप क्या मानते हैं? और राजस्थान की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही क्योंकि राजस्थान में मामला काफ़ी पेचीदा है और बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर बताई जा रही है। देखिए, राजस्थान में भी सरकार का बदलना तय है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे अंतरों से सरकार बनाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दे थे, क्योंकि मुद्दे लोगों के होते हैं, और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो 200 सीट में से 64-65 सीट ऐसी हैं जहां हर बार लोग नया विधायक चुनते हैं। उनका परंपरा है कि नया विधायक चुनना है हमको जी। उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर जाति का भी हो सकता है। दूसरा, जो लोगों की अपेक्षा है, खास तौर पे जहाँ पानी की समस्या है, अगर आप राजस्थान की तुलना मध्य प्रदेश से करें तो जिस तरह से सड़कों पे काम मध्य प्रदेश में हुआ वो राजस्थान के भीतरी इलाकों में नहीं हुआ। ये ठीक है
कि जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़कें जो हाईवे बने हैं, नेशनल हाईवे बने, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप राजस्थान के अंदरूनी इलाकों में चले जाएंगे, गाँव में चले जाएंगे, तो वहाँ आपको सड़कों की हालत बड़ी ख़राब मिलेगी। वहाँ पे पानी का भी अच्छा प्रबंध नहीं है। तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो स्थानीय स्तर पे होते हैं, चाहे लोग उठाएं ना उठाएं, और लोग स्थानीय स्तर पे उठाते हैं उनका। और दूसरा, जिस तरह से जैसे अजीत मंडोले जी करे कि कोई मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन उसका जवाब राहुल महाजन ने दिया कि मुद्दे तो बहुत सारे थे। खास तौर पे जिस तरह जिक्र किया, महिलाओं पर अत्याचार हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो स्थानीय लेवल। ठीक है, एक बहुत संक्षेप में सवाल और मैं सभी से पूछना चाहूंगा। राहुल जी, ये बताइएगा, क्या प्रधानमंत्री एक फेस के तौर पर कुछ फायदा पहुंचाएंगे राजस्थान में? संक्षेप में बता दें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में, देखिए, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको देश ने चुना है, यानी जहाँ पर भी वो जाते हैं वहाँ पर माहौल बदल जाता है। आप उनकी रैलीज देख लीजिए, जिस तरह से लोग जुटते हैं, कि अगर वो रोड शो कर रहे हैं, तो अभी जयपुर के पास जो रोड शो हुआ, किस तरह से लोग आते हैं। देखिए, एक होता है कोई रैली है तो लोग भीड़ जुटा ली जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें स्वतः लोग जुड़ते हैं। उन्होंने जिस तरह का काम इस देश में करके दिखाया है, जिस तरह की स्कीम्स उन्होंने लोगों के लिए लेके आई, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, वो जातिगत राजनीति, यानी आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है और प्रधानमंत्री का जो नाम है वो राजस्थान में काम कर रहा है? उन्होंने खुद कहा कि कमल के, देखिए, वो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैंने ये चुनाव जो कमल के निशान पर लड़ रहा हूं, मैं अपने उस पर भी नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से बहुत ज्यादा सीटों में फर्क आता है। ठीक है, अरविंद जी, आप क्या मानते हैं? संक्षेप में बता दीजिए, तेलंगाना की बात और उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी ताकत, उस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का चेहरा राज्यों में इस्तेमाल होना चाहिए या फिर वो उससे ऊपर की चीज़ है। मेरे ख्याल से वो उससे ऊपर की चीज़ है। राज्यों के चुनाव में उनको अपना सिर इस तरह अपने कंधे पर सारा बोझ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राजस्थान में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम कैंडिडेट नहीं था। हमने इस दौरान बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। आप क्या मानते हैं अजीत जी? अजीत जी हमारे साथ नहीं, ठीक है, आलोक जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़े, लेकिन अलग अलग इलाकों में जिनको संकेत दे दिया गया कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उन्होंने अपने समर्थकों में ये भावना बनाई कि ऐसा मैसेज है कि तुम बन सकते हो। चाहे वो वहाँ कैलाश विवर्गीय मध्य प्रदेश में हो, चाहे यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत हो, या राज्यवर्धन राठौड़ हो, या इस तरह के नेताओं को, मेघवाल हैं, तो दलितों के नाम पर उनको भी मिल जाएगा, कभी आपको बनाया जा सकता है जी। कोटा में यदि ओम बिरला को, कई लोग ये सोचते लोकसभा अध्यक्ष है, लेकिन कल हो सकता है उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये आशा वर्कर्स में जोड़िए। मैं आप फिर से कह रहा हूँ, आप देखिए, वोट डलवाना एक बड़ी बात है, डिलीवर करना, ऐसे ही योजनाओं का लाभ पहुँचाना। और जैसा अभी कहा, रैलियों में, सड़कों को जोड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने स्थानों पर गए। ट्राइबल राजस्थान में गुजरात से लगी हुई अंबाजी की बात उन्होंने की। ये जो महिलाओं को जोड़ा है, इससे उनको फायदा। ऐसे गहलोत, यानी आप कह रहे हैं गहलोत की योजनाओं का, स्वास्थ्य योजना का बहुत फायदा मिला। ठीक है, हम अब तेलंगाना की बात कर लेंगे। राज बिहारी जी, संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे का फायदा राजस्थान में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में क्या कह रहा है, मोटे तौर पर क्या है वहां का एग्जिट पोल? हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर कोई ऐसा करिश्मा कर जाएगी तो लगता नहीं है, लेकिन फिलहाल जो वहां का एग्जिट पोल है वो हम आपको दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स में। सर्वे एजेंसी सीएनएक्स ने 2 से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 63 से 79 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। 63 से 79 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। बीआरएस को कितनी सीटें मिल रही हैं ये भी हम आपको बताएंगे, यानी केसीआर की पार्टी को। सर्वे एजेंसी है सीएनएक्स, 119 सीटों पर चुनाव हुआ तेलंगाना में, 2 से 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 63 से 79 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस पार्टी को। तो इसके मुताबिक तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी में वहां पर आने वाली है। अगली एजेंसी देखते हैं उसके नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं। अगली एजेंसी का भी बताते हैं हम आपको कि किस तरह का वहां पर माहौल तेलंगाना में नजर आ रहा है। इन पोल ऑफ पोल्स में अलग अलग एजेंसीज क्या कह रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं।
इस स्क्रीन पर आप नजर डालिए, तेलंगाना में 119 सीटें, सीएनएक्स भारतीय जनता पार्टी को 2 से 4 सीटें दे रही है, कांग्रेस पार्टी को 63 से 79 सीटें मिल रही हैं, बीआरएस को 31 से 47 पर, यानी सरकार है तो सरकार जाती नजर आ रही है। 31 से 47 सीटें बीआरएस को और अदर्स के खाते में 3 से 5 सीटें। तो सीएनएक्स के मुताबिक, सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक तो कांग्रेस सरकार बना रही है। तो ये सिचुएशन, कांग्रेस पार्टी वहां पर इस तरह के जो एग्जिट पोल हैं, सीएनएक्स का हमने आपको दिखाया, तो वहां उसके मुताबिक, सीएनएक्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी वहां पर एक अच्छी मेजोरिटी के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रही है। आलोक जी, क्या मानते हैं आप, कितने करीब हैं ये सच्चाई? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से 10 साल राज्य करने के बाद तेलंगाना की सरकार में उनके भ्रष्टाचार के मामले आए, लोगों की अपेक्षाएं जो पूरी नहीं हुई, जबकि उनकी भी वेलफेयर स्कीम्स आज तारीफ करनी होगी, उन्होंने भी कुछ हद तक काफ़ी काम किया, लेकिन उनके भी परिवार तक में झगड़ा था। देखिए, जो उनकी बेटी हैं कविता, उनको वो पहले बड़ी प्रमुखता से आई थी, सांसद भी थी और बड़ी वो प्रबल नेता थी, उनको किनारे कर दिया गया, बेटे को आगे बढ़ा दिया गया, वो भी बड़े कॉन्फिडेंस में वो अब दावेदार बन गए। तो कुछ तो उनके पारिवारिक झगड़े और दूसरा उनकी समस्याएं, और कांग्रेस ने इस बीच में लगातार, राहुल गांधी, देखिए पूरा आंध्रा में ताकत जो सबसे अधिक लगाई गई, उसके पीछे एक दक्षिण भारत में, कल भी वो केरल में ही थे, तो दक्षिण भारत पर फोकस किया है कांग्रेस ने। उनको लगा है कि उत्तर भारत में पता नहीं उत्तर प्रदेश में क्या होगा, नहीं होगा, बिहार में क्या होगा, यहाँ तो जॉइंट लीडरशिप, हमें 100 सीटें यदि लानी है या सबसे बड़ा दल बन के उभरना है लोकसभा में, इसलिए आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में मल्लिकार्जुन खड़गे भी साउथ के हैं, कर्नाटक से उनको कॉन्फिडेंस मिला, कर्नाटक के लोगों ने काम किया और पैसा भी दिया। सरकार बनने के बाद कर्नाटक की तरफ से पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर एक चुनाव की सभा के लिए 2 करोड़ रुपया खाली खाने के लिए दिया गया। आप इसे ना लगाइए, जहाँ पर 40 लाख से ज़्यादा बजट है, कहा भाई नहीं खर्च करना है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आंध्रा में जो हुआ है वो ऐतिहासिक है मेरे हिसाब से। आंध्रा बने तेलंगाना अब तो हिस्सा है, उसमें ही पैसा केसीआर उन लोगों ने भी किया। शराब के भ्रष्टाचार वगैरह के लोग कहते हैं बीजेपी ने उसको मुद्दे को बनाया कि उनका कविता के ऊपर आरोप आया, लेकिन उस पर तो उतना ज़्यादा बड़ा मामला नहीं बनता जितना कि कांग्रेस ने अपने पॉजिटिव जैसे खर्च करके लोगों के उम्मीदवार से। लेकिन आज भी अभी देखिए, ऐसा नहीं मानिए कि बीआरएस नहीं है, बीआरएस के कुछ सर्वे में दिखाया गया है कि वो यदि किनारे पर पहुंच जाती है और उसके बाद यदि वहाँ पर जो ओवैसी की पार्टी से यदि 5-7 लोग आते हैं, वो क्या बीआरएस के साथ रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी 4 से ज़्यादा, यदि मान लो कुछ सर्वे ने 8 या 10 सीटें भी दी हैं, तो बीआरएस क्या दोनों तरफ भी हाथ मिलाए या कांग्रेस का समर्थन ले? लेकिन ज़्यादा संभावना है कि कांग्रेस ही सरकार बना लेगी। जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? जैसा कि आलोक जी भी बता रहे थे, तेलंगाना का अगर बात की जाए तो क्या कर्नाटक की जीत का असर देखा जाएगा तेलंगाना में कुछ कांग्रेस के पक्ष में? देखिए, बीआरएस एक क्लासिक केस है कि बीआरएस ने जिस तरह की फ्रीबीज दिए उसको किस तरह से हार में तब्दील किया जाता है या किस तरह से फ्रीबीज को ख़राब किया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्रीबीज जो या फिर जो स्कीम्स जो हैं वो बीआरएस ने चलाई तेलंगाना में जी, वो उसमें इतना ज़्यादा करप्शन की बात थी, उसमें ये बात थी कि उनके अपने जो विधायक हैं, जो अपने लोग हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, उसमें पैसा मांग रहे हैं। ये लोगों के बीच में बहुत ही ख़राब मैसेज जो है वो गया। दूसरी तरफ से उन्होंने एक पोर्टल चलाया जो कि मैं धारिणी नाम उसका पोर्टल का था। वो पोर्टल इसलिए चलाया गया था ताकि जो ज़मीन के सौदे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उस पोर्टल पे लाए जाएं। उसमें इतनी गड़बड़ियां हुई हैं कि जो, और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, अपनी ही ज़मीन में गलत नाम चढ़े हुए, गलत कागज़ चढ़े हुए। इसके कारण बहुत ज़्यादा नाराज़गी है वहाँ पर लोगों के बीच में। दूसरा, अगर हम खुद केसीआर की बात करें, गजवेल और कामारेड्डी दोनों में ही उनकी सीटें अपने आप फंसी हुई हैं। एक जगह कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जो हैं वो जो है वो फंसाए हुए हैं, दूसरी जगह बीजेपी के एक जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जो है इटाला राजेंद्र, उन्होंने मुश्किलें पैदा की हुई हैं। तो ये मैं आपको ओवरऑल पिक्चर जो दूंगा कि वहाँ पे चुनाव जो है बीआरएस जो जीत सकती थी वो फंसा हुआ चुनाव है, और वहाँ पे कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वहाँ पर जो चुनावी नतीजे आए वो हंग असेंबली की तरफ जाएं, क्योंकि जो आपके सर्वे भी दिखाएंगे कि एआईएमआईएम जो है
वो अपनी सीटें, उसमें कोई खास कमी नहीं आ रही। 5 से 8 सीटें जो है वो तो हर सिर्फ, सर्वे में उनको दिखाया जा हैदराबाद रहा में है। होती हैं बीजेपी उनकी की सीटों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बीजेपी की सीटें 2 से 3 या इसी तरह से आएंगी। तो ऐसे में कोई काम नहीं किया। देखिए, जबकि बीआरएस ने एक और कार्ड जो चढ़ा था वो था मुस्लिम कार्ड। उन्होंने मुस्लिम जो समुदाय के लिए स्कूल कॉलेजेस बड़े पैमाने पर शुरू किए थे हॉस्टल के साथ। उन्होंने एक ये कहा आईटी पार्क, मुस्लिम आईटी पार्क की बात की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए स्कीमें चलाई। ये भी सारा कुछ करने के बावजूद भी अगर इस तरह का सर्वे आ रहे हैं और इस तरह का माहौल बना है तो जो बीआरएस है उसके लिए खुद जिम्मेदार। चलिए, मेरे साथ दो मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, रहमतुल्लाह खान राजस्थान से और कुलभूषण सक्सेना मध्य प्रदेश से मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्या इस वक्त सिचुएशन है, जाहिर है सभी की दिल की धड़कनें, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेता हैं, सबके दिल की धड़कनें 3 तारीख तक लगातार तेज़ रहने वाली हैं। क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे? रहमतुल्लाह, ये बताइएगा कि किस तरह का माहौल एग्जिट पोल के बाद तमाम दलों के अंदर है? नेताओं के किस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो लोकल नेता हो, राज्य स्तर के नेता हो? देखिए, जब एग्जिट पोल आया उसके बाद में कांग्रेस और भाजपा दोनों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल ने कांग्रेस की बहुमत बताई है, तो कुछ एग्जिट पोल ने भाजपा की बहुमत बताई है। लेकिन एक्चुअली स्थिति तो 3 दिसंबर को मालूम चलेगी। इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है राजस्थान में, 75% वोटिंग परसेंटेज हुआ है। महिलाओं ने सबसे ज्यादा जो वोट डाले, महिलाओं की पोलिंग परसेंटेज बढ़ी है। तो कांग्रेस की गारंटी और सरकार की योजनाओं को दावा कर रही है कांग्रेस की, उसके आधार पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ी है। और महिलाएं जो उसको जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई गई थी, चाहे स्मार्टफोन हो या फिर अन्य योजनाएं, रसोई गैस की कीमत कम हो, तो उसके आधार पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। उधर भाजपा का यही कहना है कि उनकी बहुमत आएगी। दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन 3 दिसंबर तक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान में कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर है, किसी की भी सरकार बन सकती है। अच्छा, ये बताइए क्या ध्रुवीकरण हुआ इस चुनाव में वोटों का? बिल्कुल ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है, लेकिन कई कई ऐसी जगह है जहां ध्रुवीकरण की जो बातें सामने आई है कि ध्रुवीकरण हुआ है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में जो ईआरसीपी का मुद्दा, लिफ्ट कैनाल का जो परियोजना का मुद्दा है, नहर परियोजना का मुद्दा, उसको लेकर के कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की थी। जो 13 जिलों के में जो है 13 जिलों का ये मुद्दा है, इसको लेकर के इस बार ये रुझान आ रहे हैं कि वहां पर ये काम नहीं करा है, क्योंकि 13 जिलों में पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं कांग्रेस कम पड़ती। नहीं, मैं धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहा हूं। मैं धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, क्या वहां पर कन्हैया लाल की हत्या का मुद्दा जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, क्या वो मुद्दा बन पाया वहां पर? उतना नहीं बन पाया जितना कहा है कि उदयपुर में जो है ये मुद्दा हुआ था कन्हैयालाल हत्याकांड का। उसके अलावा तमाम जो मुद्दे हुए थे, अन्य जो मुद्दे, अलवर की बात करें तो उतना नहीं जो सामने नहीं आ पाया जितना होना चाहिए, जितना जिस प्रकार से उनको उठाया गया था, इस प्रकार से नहीं आया। लेकिन ठीक है, कुलभूषण से भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह का माहौल इस वक्त है? एग्जिट पोल के नतीजों के बाद किस तरह का माहौल है? क्या बयान आ रहे हैं और किन मुद्दों पर वहां पर चुनाव हुआ है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एग्जिट पोल और तमाम एजेंसियों ने जो सर्वे रिपोर्ट दी है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में खुशी की लहर है। कांग्रेस इस रिपोर्ट को झूठी साबित करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से लेके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश में 130 सीटों से अधिक जो है कांग्रेस को मिलेगी। इसके साथ ही कमलनाथ ने यह भी आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल के जरिए जो है मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। कलेक्टरों को कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स दबाव बनाने के लिए इस प्रकार से जो है रुझान दिखाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने दतिया पीताम्बरी माई के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। जो एग्जिट पोल आए उसके बाद आज वो ग्वालियर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके चेहरे में खुशी थी, वो खुशी ये बताती हुई नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार। ये बताइएगा वहां पर जो स्थानीय मुद्दे थे वो कितने हावी रहे? क्या वहां पर राम मंदिर का मुद्दा था इस बार चुनाव में? क्योंकि हमने तमाम जो रैलियां कवर की, रैलियां देखी, उसमें राम मंदिर का मुद्दा सरे फहरिस्त होता था, सबसे ऊपरी पायदान पर होता था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में।
देखिए लेकिन 2023 के अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस बार धार्मिक आयोजनों के साथ साथ जो फ्री की रेवड़ी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा असर जो है लाडली बहना योजना जो कि बीजेपी की है, और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 1,25,00,000 बहनों के खातों में प्रति माह 1,250 रुपए बीजेपी की सरकार दे रही है। इसके साथ ही नारी सम्मान योजना जो कि कांग्रेस ने लागू की थी, अपने वचन पत्र में उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1,500 रुपए महीना जो है नारी सम्मान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की महिलाओं को देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लाकर 1,250 रुपए महिलाओं को देना शुरू कर दिए। तो इस समय मध्य प्रदेश में सिर्फ महिलाओं की बात की जा रही थी, फ्री की रेवड़ियों की बात की जा रही थी, जिस प्रकार से एक के बाद एक जो है लगातार घोषणाएं की जा रही थी मध्य प्रदेश में। महिलाओं को फ्री में सिलेंडर, इसके साथ ही किसानों को बड़ी सौगातें दी गई थी, किसानों की कर्ज माफी सहित जो उनका ब्याज है उसे माफ करने की बात कही गई थी, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। इसके साथ ही कांग्रेस की जब एक बड़ी जनसभा विंध्य में आयोजित होती है तो यहाँ पे प्रियंका गांधी ने एक बड़ी घोषणा की थी। ये घोषणा स्कूली शिक्षक बच्चों के लिए थी कि हम 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को 500 रुपए, 10वीं से 11वीं तक के बच्चों को 1,000 और 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1,500 रुपए देंगे। तो एक के बाद एक जो है लगातार घोषणाएं की जा रही थी। तो मध्य प्रदेश में इस जो है पूरा चुनाव महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आया। तो कह सकते हैं कि इस चुनाव में हमने ये भी देखा कि 2018 की अपेक्षा 2023 में जो वोटिंग परसेंटेज है महिलाओं का, वो कहीं ना कहीं 2% बढ़ा है। अब हालांकि सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है, तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किया है। उस एग्जिट पोल के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में खुशी की लहर जरूर दिख रही है। ठीक है, दीपक विश्वकर्मा भी जुड़ गए मेरे साथ रायपुर से। किस तरह का माहौल कांग्रेस खेमे में खास तौर से है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे बहुत ज्यादा खुश करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में? देखिए, बहुत ज्यादा खुश करने वाले तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जिस हिसाब से और जिस नंबर की दरकार उसको थी, या जिस नंबर को चाह रही थी, या जिस नंबर का उन्होंने नारा बुलंद किया था कि अब की बार 75 पार, वो नंबर नजर नहीं आ रहे। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब ये सवाल किया गया कि एग्जिट पोल में आपको बढ़त मिल रही, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कितनी कंपनियों ने सर्वे किया है? 5 से 7 कंपनियों ने पहले भी तो किया था, हमको क्या नंबर मिले आप सबको पता है। तो जब उन्होंने आखिरी आंकड़े का जिक्र किया कि 57 के आसपास आपको आंकड़े मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसको उल्टा कर लीजिए। हमने कहा था अब की बार 75 पार, उतने ही नंबर हमारे आएंगे। ये एज की बात लगातार इसलिए की जा रही है छत्तीसगढ़ के भीतर। आपको 2.5 साल याद होगा, आपको ये भी याद होगा कि सरकार के ही एक विधायक में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी थे, उन्होंने टीएस सिंहदेव पर यह आरोप लगा दिए कि मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। उसके बाद इसके इतर कई ऐसे दावेदार, कई ऐसे विधायक जो स्वयं मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, और ये पूरा जो 5 साल निकला है, ये पूरा 5 साल शक्ति प्रदर्शन के साथ निकला है। ये पूरा 5 साल अपनी काबिलियत दिखाने के लिए निकला। ये पूरा 5 साल किसी ने प्रियंका गांधी को साथ के रखा, इस पूरे 5 साल ने किसी ने अपनी जगह बनाने की कोशिश की, और इस पूरे 5 साल ने सबने दिल्ली दरबार के चक्कर लगाए कि हमारा कुछ भला हो जाए, हमारा कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 साल रहे। इसके इतर जो नंबर अब आ रहे हैं, और आपको याद होगा 20 दिन पहले, आज से ठीक 20 दिन पहले टीएस सिंहदेव एक बयान दे देते हैं कि अब अगर मुझे मौका नहीं मिला तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं राजनीति से अलग हो जाऊंगा। तो इसके कई मायने हैं। इसके मायने सीधा सीधा यही हैं कि इस बार मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, इस बार मुझे मौका दीजिए, इस बार छत्तीसगढ़ की जो गद्दी है वो मैं संभालूंगा। ये तमाम चीजों के बीच अब सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने ग्राम स्वराजी अभियान चलाया, जिन्होंने गांव गरीब किसान की बात की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो राम रहीम और तमाम मुद्दे थे उनको हथियाया और उसके भरोसे सरकार चलाई, जिन्होंने किसान की बात की, गोबर की बात की, गौमूत्र की बात की, राम की बात की, इन सब के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर ओबीसी चेहरा कांग्रेस में सबकी अपनी अपनी राय बन रही है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी मेरे साथियों का और हमारे साथ जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं, आप सभी का धन्यवाद। राहुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका, और राज बिहारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल तो सिचुएशन यही है जो मैंने शुरुआत में कहा कि सभी की दिल की धड़कनें फिलहाल थोड़ी सी तेज होंगी जब तक 3 तारीख में रिजल्ट नहीं आ जाता है। सबके अपने अपने दावे जरूर हैं, और दावे ये 3 तारीख तक
और 3 तारीख तक जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती, सभी पार्टियों की पोजीशन क्लियर नहीं हो जाती है, ये दावे तब तक बरकरार रहेंगे तभी सभी राजनीतिक दलों के। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।